बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हम लोग लीज के ऊपर अपनी तबाह आजमाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहा हूं कि लीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप करते हुए चलें। हमने डेफिनेशंस को लेकर और फिर हमने उसकी एक्सप्लेनेशन को साथ साथ पढ़ा और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लीज की पेमेंट्स, इंटरेस्ट, डिपॉजिट इन लीज, कुछ थोड़ा सा मैथ ऑफ फाइनेंस, इनकी बातें की। हमारे पास अभी भी डेफिनेशंस में से कुछ ऐसा 3-4 डेफिनेशंस रह गई हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और अभी हमने इसको नहीं छेड़ा था। इसका मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों के पास जो डिफरेंट सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपस में मिंगल ना हो। जनाब, ये हमारे पास 3 और डेफिनेशन आने लगी हैं। एक को हम अभी पढ़ते हैं, दैट इज द इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेसी के लिए, और दूसरा हमारे पास फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि लेसी इस्तेमाल करता है, जो वो समझता है कि अगर उसको ये लीज ना करवानी हो तो वो इन्हीं टर्म्स के ऊपर, उसी सिक्योरिटी के ऊपर अगर बैंक से कैश लेता, मतलब ये अगर मैंने गाड़ी लीज करवाई है तो उस गाड़ी को लीज करवाने के लिए मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको 10 लाख रुपया अपफ्रंट दूंगा, मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको 36 किस्तों में पैसे दूंगा, और जाहिर सी बात है मेरी सिक्योरिटी गाड़ी ही है। अब अगर मैं गाड़ी बैंक से लीज नहीं करवाता बल्कि मैं बैंक से कहता हूं कि तुम मुझे कैश दे दो और उस कैश को मैं अपने पास से इस्तेमाल करके तो मैं गाड़ी जो है खुद खरीद लेता हूं, तो ये फिर लीजिंग नहीं है, ये फाइनेंसिंग है। ये लीजिंग नहीं है, ये फाइनेंसिंग है। मैंने बैंक से कैश ले लिया, बैंक ने जब कैश देना है तो वो मुझे कहता है कि मुझे सिक्योरिटी का दोगे, तो वो सिक्योरिटी जो हम लीज में दे रहे थे यानी कि अपना फिक्स एसेट, वही पेमेंट टर्म जो हम उनको बैंक को हमने लीज के लिए कही थी, 3 साल में पेमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट या ईयरली इंस्टॉलमेंट, जो भी आपने, तो कहता है अगर आप एक लीज की टर्म्स, लीज का टेनर, लीज की सिक्योरिटी अगर आप पैरिटी में 1-to-1 सेम करके बैंक से कहें कि मुझे इन टर्म्स के ऊपर तुम गाड़ी मत लेके दो, गाड़ी मैं खुद खरीद लूंगा, तो मुझे फाइनेंस दो, तो फिर वो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा? इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं द लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो कीपिंग ऑल द टर्म्स सेम, कीपिंग एवरीथिंग बीइंग द कांस्टेंट, जो कि हमने लीज में पढ़ा, अगर कभी हम ये समझते हैं कि लेसी के लिए इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज निकालना अदम डेटा की मौजूदगी की वजह से, डेटा की अवेलेबिलिटी ना होने की बिना पर पॉसिबल नहीं, तो फिर स्टैंडर्ड ये कहता है कि तुम एक दूसरा रेट ऑफ मार्कअप पता करवा लो। वो दूसरा रेट ऑफ मार्कअप ये है कि सिक्योरिटी सेम है, टेनर सेम है, एसेट सेम है, लेकिन इस दफा बैंक से लीजिंग नहीं करवा रहे, हम बैंक से फाइनेंसिंग करवा रहे हैं। तो फिर तुम्हें मार्कअप रेट बैंक क्या लगवाएगा? इस मार्कअप रेट का तुम इस्तेमाल कर सकते हो उस वक्त अगर इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज तुम नहीं निकाल सकते, तो फिर तुम इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस्तेमाल कर लेना। याद रखिएगा, अगर ये दोनों रेट दिए हो तो इसकी प्रायोरिटी है, अगर ये रेट आप नहीं निकाल सकते तो फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा डिस्काउंटिंग के लिए और बाकी तमाम वर्किंग के लिए। और क्या होता है इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने अभी आपको बताया। हमारे पास यहां पर 3 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ, अब जो हम अगले ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं यहां से ऑनवर्ड, ये सिर्फ और सिर्फ लेसर के लिए हैं। और ये कॉन्सेप्ट क्या है? हमने इसको, अगर मैं यूं लिखता हूं इक्वेशन को, कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, तो ये कोई गलत बात नहीं है। दर हकीकत में अगर यूं समझूं कि लेसर कहता है, लेसर ये कहता है कि ये मेरी प्रिंसिपल की अमाउंट है, ये मेरा मार्कअप है, और ये प्रिंसिपल की अमाउंट और मार्कअप जो है ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? मेरी जो टोटल मुझे जो टोटल इंस्टॉलमेंट्स आएंगी वो उसके लिए ये फिगर बन जाएगी। तो प्रिंसिपल यानी कि लेसर की किताबों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रिंसिपल है वो उसकी नेट इन्वेस्टमेंट है, जो
जो कि उसको पैसे इमीडिएट तो नहीं मिल रहे, वो उसकी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है। और अगर उसकी इन्वेस्टमेंट में फ्यूचर की मार्कअप की कॉस्ट ऐड कर दी जाए तो ये किसके बराबर है? टोटल इन्वेस्टमेंट्स के बराबर है। ये जेनेरिक कॉन्सेप्ट है। तो फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बराबर है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम के। लेट्स गो, हम इसकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की टेक्निकल डेफिनेशन को भी देखते हैं। कॉन्सेप्चुअल बिल्टअप हमने कर लिया कि ये टोटल इंस्टॉलमेंट्स हैं। कहता है जनाब ये क्या है? कहता है ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये एग्रीगेट है लीज की पेमेंट्स जो कि लेसर को मिलेंगी अंडर दी फाइनेंस लीज। वो तमाम पेमेंट्स जो कि मिनिमम लीज पेमेंट्स हैं जो लेसी लेसर को देगा। और हम जब लेसर को लेसी से पेमेंट आ रही होती है तो उसके अंदर उस एसेट की, उसकी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की, उसके तमाम जो पेमेंट्स हैं वो तमाम लेसर के सामने आ रही होती हैं। अगर कोई ऐसा पोर्शन है जो गारंटीड नहीं है तो फिर हमने कहा कि वो भी तो चूंकि मेरा उसी एसेट से आने वाला पैसा है तो फिर वो क्या बन गया? दैट बिकम्स द अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि व्हाट इज दिस? व्हाट आर द इंस्टॉलमेंट्स टोटल वैल्यू? दीज आर द लीज पेमेंट्स। और इसमें क्या ऐड कर दें? इसमें अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या फिगर बन जाएगी? ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। अब हम क्या करें? कहता जी अगर इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को आप इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन लीज से जो भी हमने पीछे कैलकुलेट किया डिस्काउंट करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें से मार्कअप का फैक्टर निकल जाएगा। और अगर मार्कअप का फैक्टर निकल जाएगा तो ये जो ग्रॉस पेमेंट है ये क्या बन जाएगी? ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा और ये आपकी नेट इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। तो इसलिए कहता है कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? कहता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को जब तुम डिस्काउंट कर देते हो इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन लीज से तो मेरे पास क्या आ जाता है? मेरे पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है। अब अगर मुझे यह मालूम करना है कि मैंने कितना मार्कअप कमाया, मुझे कितना मार्कअप मिला, तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर नेट इन्वेस्टमेंट मिन्हा कर दूं, लेस कर दूं, तो फिर मेरे पास जाहिर सी बात है जो दोनों का डिफरेंस है वो मेरा मार्कअप है। और मार्कअप को हम लीज में क्या कहते हैं? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। हम क्या कहते हैं? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। क्योंकि अभी ये फाइनेंस इनकम आपने कमाई नहीं है, इसको तो अभी आप ओवर द लीज पीरियड जब आगे लेके चलेंगे 3-4 साल तो फिर ही आप ये फाइनेंस इनकम कमाएंगे। तो हमें यहां पर उसने इसको डिफाइन करते हुए कहा कि ये किसका डिफरेंस है? उसने कहा ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है। सो टेक्निकली तौर के ऊपर बात को अगर देख के चलें तो ये तीनों डेफिनेशंस आपस में लिंक्ड हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दर हकीकत नेट इन्वेस्टमेंट और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का समेशन होता है। सरकार ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? टोटल इंस्टॉलमेंट्स, टोटल पैसे जो लेसर को मिलने हैं और उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसमें जो मार्कअप का पीरियड पोर्शन जो कवर करने के लिए उसको हम अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कहते हैं। सरकार ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की टेक्निकल वर्डिंग क्या है? तो इसमें लीज पेमेंट जो कि लेसर ने रिसीव करनी है प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, तो दैट इज द पोर्शन जिसको कि हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिस्काउंट कर दें, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होना चाहिए? इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन लीज, तो वो क्या बन जाएगा? उसका मार्कअप उससे उतर जाएगा और हमारे पास पीछे क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी जिसको हम नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या हुआ? नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारा मार्कअप नहीं होता, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारा मार्कअप भी शामिल होता है। तो फिर दोनों का डिफरेंस दर हकीकत मार्कअप है। तो इसलिए नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम जो है वो आ जाएगी। सो बेटा ये हमारी आज की 3 डेफिनेशंस थी जो कि लेसर के प्रोस्पेक्टिव से हैं कि उसके लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, उसके लिए नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है और उसके लिए अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होती है। अब इसमें से हम ये बात सब पढ़ चुके हुए हैं। शायद कुछ ऐसा एरिया जो कि ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम से रिलेटेड आगे आए वो हमारे लिए शायद यहाँ पर उसने अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ। सिर्फ यहाँ पर उसने इंक्रीमेंटल बॉरो रेट ऑफ इंटरेस्ट की एक बात कही है। उसने कहा ये वो इंटरेस्ट रेट है जो कि अगर
हमने अगर हम लेसर के इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, समटाइम द लेसी कहता है द इंटरेस्ट एंड इम्प्लिसिट इन लीज माइट बी इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग कि ये फाइनेंस लीज है या ये ऑपरेटिंग लीज है. समटाइम द लेसी माइट नॉट बी एबल टू असर्टेन द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज. इन दिस केस इट शुड यूज द लेसीज इंक्रीमेंटल बोरेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर उसको लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू जो कि हम अपना IRIL कैलकुलेट करते हैं, अगर कहता है वो ना कैलकुलेट कर सके, उसको अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू की अमाउंट ना पता हो जो कि लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो फिर वो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज नहीं कैलकुलेट कर सकेगा. अगर वो लेसी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, अगर वो लेसी इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो फिर उसको इस बात की इजाजत है कि वो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस्तेमाल कर सकेगा. हमने पढ़ लिया था कि लीज की किस्में कौन सी होती हैं, और फिर यहां पर हमने लीज के कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना, फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज का डिफरेंस था, इसको हमने देखा था. हमने इसके इंडिकेटर्स को पढ़ा था, और इंडिकेटर्स की कमेंट्री हमारे पास आगे आई थी. ये मैंने कल आपके साथ डिस्कस करके आपको होमवर्क दिया था. यहां तक हम लोग पहुंच चुके हुए हैं. हमने बेसिकली तौर के ऊपर डेफिनेशंस की हद तक, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की हद तक लीज की जितनी भी अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस हैं वो हम पढ़ चुके हैं. अब यहां से जो हमारी बात शुरू होनी है वो ये है कि लेसी और लेसर, अब ये दो पार्टीज हैं. लेसी वो है जो कि एसेट को इस्तेमाल के लिए ले रहा है, लेसर वो है कि जिसका एसेट है. तो हमने लेसी की किताबों की अकाउंटिंग फर्क तरीके से करनी है और लेसर की किताबों की अकाउंटिंग फर्क तरीके से करनी है. मैं आपको कुछ इसका बैकग्राउंड पहले दे चुका हुआ हूं कि लेसी के लिए कोई फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज नहीं है. लेसी के लिए सिर्फ एक ही चीज है जिसको वो लीज कहता है. हाँ, इसमें एक्सेप्शंस आएंगी जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन लेसर के लिए ऑपरेटिंग लीज एक सेपरेट टाइप है और फाइनेंस लीज एक सेपरेट टाइप है. तो हम लेसर के लिए फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज पढ़ेंगे, जबकि लेसी के लिए सिर्फ एक ही तरीका वारदात है लीज का. हाँ, अगर एक्सेप्शंस हैं, अगर वो एक्सेप्शंस जो हम पीछे हमने बात की थी कि वो लो वैल्यू एसेट है या वो ऐसा एसेट है जिसको हमने लीज फॉर एन ईयर करके चलना है, तो सिर्फ इस केस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए लीज के अंदर हम पे ये लाजम हो जाता है कि हम उसको लेसी की अकाउंटिंग में एक्सेप्शंस को सेपरेट तरीके से अकाउंट फॉर करें. तो जनाब, लेट्स गो विद द लेसी अकाउंटिंग. लेसी की अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या कहता है? लेसी की अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है कि हमारे पास जब एक कॉन्ट्रैक्ट आएगा एज अ लीज, तो लेसी उस कॉन्ट्रैक्ट को पहले एवेल्युएट करेगा और देखेगा कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं लीज कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूं. हमने पीछे पढ़ा है कि लीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए आइडेंटिफाइड लीज कॉन्ट्रैक्ट होना, आइडेंटिफाइड एसेट का होना जरूरी है, राइट ऑफ कंट्रोल ऑन द यूज का होना जरूरी है. अगर ये दोनों बातें एग्जिस्ट करती हैं तो बिल्कुल अब ये कॉन्ट्रैक्ट लीज का कॉन्ट्रैक्ट है, और इस लीज के कॉन्ट्रैक्ट को अब हमें बाइफरकेट करना है. अगर तो लेसर है तो वो बाइफरकेट करेगा, लेसी है तो उसको बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है. उसने अब इंतजार करना है इंसेप्शन ऑफ लीज. इंसेप्शन ऑफ लीज के ऊपर जब हमारी आपस में कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो गया था, तो वहां पर उसने कॉन्ट्रैक्ट को देखकर सिर्फ ये समझा कि ये लीज है कि नहीं. उसने कहा ये लीज है. अब उसे कुछ नहीं करना, उसको इंतजार करना है इंसेप्शन ऑफ लीज के बाद. कब तक का? जब तक के कमेंसमेंट ऑफ लीज नहीं होती. और जिस दिन कमेंसमेंट ऑफ लीज होती है, यानी कि जिस दिन राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट लेसी को मिलता है, उस दिन वो अपनी किताबों के अंदर लीज के एसेट को भी रिकॉर्ड करेगा और लीज की लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड करेगा. एंट्री करेगा एसेट सब्जेक्ट टू फाइनेंस लीज डेबिट और क्रेडिट करेगा लायबिलिटी सब्जेक्ट टू फाइनेंस लीज. यहां पर हमने जब ये एसेट और लायबिलिटी की बात करनी है तो हम इसको देखेंगे कि हम इसे कैसे कमेंस करेंगे, वो मैं भी आपको बताता हूं. कमेंसमेंट डेट के ऊपर एट द डेट व्हेन देयर इज द लीज कमेंसमेंट, तो फिर लेसी शुड रिकॉग्नाइज. वो क्या करेगा? वो एक तरफ अपनी किताबों में राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, यानी कि जिसको मैंने कहा एसेट सब्जेक्ट टू फाइनेंस लीज, उसको बुक करेगा, और दूसरी तरफ अपनी किताबों में लीज की लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा. इट इज द डेट ऑन विच लेसर मेक्स द अंडरलाइंग एसेट अवेलेबल फॉर यूज बाय द लेसी. ये वो दिन है जिसको हम कमेंसमेंट डेट कहते हैं. इस दिन एसेट जो है वो लेसर लेसी को दे देगा और वो अब उसको अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकेगा. जनाब, अब यहां से मैं आपकी जो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट और लीज लायबिलिटी, मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करता हूं. हम देखेंगे कि हम अपने एसेट को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हम अपनी किताबों में अपनी लायबिलिटी को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे. राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट के लिए कहता है कि हमने राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट को कॉस्ट के ऊपर मेजर करना है. हमने राइट
ऑफ यूज ऑफ एसेट को कॉस्ट के ऊपर मेजर करना है। तो कॉस्ट क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट? तो कॉस्ट ऑफ द राइट ऑफ यूज एसेट बेल हकीकत ये चार चीजें हैं। सबसे पहले कहता लीज की लायबिलिटी की मेजरमेंट, यानी कि जो आपकी लायबिलिटी है, लीज लायबिलिटी है, उसकी इनिशियल मेजरमेंट जो है, जिस वैल्यू के ऊपर आप अपनी लीज की लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे हो, वो आपका एसेट का पार्ट बनेगा। उसके बाद क्योंकि उसने लीज की लायबिलिटी का जिक्र कर दिया, तो मैं यहां पर लीज की लायबिलिटी की मेजरमेंट की बात करता हूं। नीचे पैरे में कमेंसमेंट डेट को लेसी ने लीज की लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है। लीज की लायबिलिटी वो किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स। वो तमाम लीज की पेमेंट्स उनको वो डिस्काउंट करेगा और डिस्काउंट करके उनको वो प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आएगा। हम कौन सा रेट इस्तेमाल करेंगे लीज की लायबिलिटी को डिस्काउंट करने के लिए? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज। और अगर इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज अवेलेबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जनाब ये वो पहली एंट्री है, ये वो पहली एंट्री है जिसके ऊपर हम अपनी किताब में बुक करेंगे एंट्री। यहां देखिएगा, मैं यहां पर अपना राइट ऑफ यूज बुक कर रहा हूं और दूसरी तरफ मैं अपनी यहां पर लीज की लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा हूं। और मैंने क्या कहा? लीज की लायबिलिटी किस पे रिकॉर्ड होएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। और हमें पता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से मुराद क्या है? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज। और हम डिस्काउंट करेंगे लीज पेमेंट्स को। और आपको पता है कि लीज पेमेंट्स क्या हैं? लीज पेमेंट्स आर दीज आर द देखिएगा, हमारे पास जितनी भी लीज पेमेंट्स हैं उन सबको हमने इस्तेमाल करना है इस वैल्यू के ऊपर। मैं सिर्फ इसको आगे ये देखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी लीज पेमेंट्स। उसने कहा आपने राइट ऑफ यूज को डेबिट किया और लीज की लायबिलिटीज जो थी उसके मुताबिक आपने लीज की लायबिलिटी क्रिएट कर ली। क्यों साहब, हम हमारे साथ हैं? अच्छा जी। तो हमने यहां पर अपनी लीज की सारी पेमेंट्स जो थी उनको लिखा। जो हमने लेसर ने वो तमाम पेमेंट्स जो कि लेसी ने लेसर को देनी थी, वो तमाम अपनी लीज की इंस्टॉलमेंट सारी की सारी लिखी। और जो ये लीज की पेमेंट है इसके अंदर अगर मैं और तशरीह करके चलूं तो इसके अंदर इसके तमाम रेंटल्स आ जाएंगे जो कि इसने पे करने हैं, और इसके अंदर इसकी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो कि इसने गारंटी की हुई है वो भी आ जाएगी। अगर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू के बजाय हमारे पास इस बात की ऑप्शन है जो कि बार्गेन परचेज ऑप्शन है, और वो बार्गेन परचेज ऑप्शन हमेशा वो ऑप्शन होती है जो हम समझते हैं कि इतनी अट्रैक्टिव है कि आप उसको जरूर अवेल करेंगे, तो फिर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वहां पर नहीं होगी, तो फिर वहां पर क्या आ जाएगी? बार्गेन परचेज ऑप्शन आ जाएगी। ये वो अमाउंट है जिसको हम क्या कहते हैं? लीज की पेमेंट्स कहते हैं। इनको आपने किससे डिस्काउंट करना है? इनको आपने इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज से डिस्काउंट करना है। और जो ये वैल्यू है इसे कहते हैं, जो उसने हमें स्टैंडर्ड में पीछे बात कही, उसने कहा इस अमाउंट पे अपनी लीज की लायबिलिटी बुक करें। और यहां पर हमारी कॉस्ट में क्या चीज आई? इनिशियल लीज लायबिलिटी। तो भाई जो फिगर यहां पे निकली, जो फिगर हमारे पास यहां लीज की लायबिलिटी निकली, उसकी हमने एंट्री क्या की? एसेट को हमने डेबिट कर दिया, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट को हमने डेबिट कर दिया, और अपनी लीज की लायबिलिटी को हमने इस प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट करने के बाद क्रेडिट कर दिया। अब जनाब ये तो एक बात हो गई। उसके बाद any lease payments which are made at or before the commencement less any lease incentives। भाई ये भी तो मुमकिन है। जब हम बात कर रहे थे कि तुम्हारे पास तो ये तो वो लीज की पेमेंट्स है ना जो पेबल है, ये तो वो लीज की पेमेंट्स है जो आज कमेंसमेंट डेट के ऊपर पेबल है। अब जब आपने अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है तो लायबिलिटी तो उसी चीज की रिकॉर्ड की जाएगी जो कि अभी आपने पे नहीं की हुई। मुमकिन है कि आपने कोई डाउन पेमेंट दे दी हो, मुमकिन है कि आपने कोई शुरू के अंदर अर्ली पेमेंट की हो। तो जो आपकी शुरू की जो आपकी अर्ली पेमेंट्स, मैं यहां पर उसको डाउन पेमेंट्स लिख सकता हूं, मैं उसकी सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर डाउन पेमेंट्स की एंट्री क्या हुई होगी? या लीज लायबिलिटी को तो हमने कहा कि ये वो अमाउंट है जो लायबल है हम, जिसको कि हमें फ्यूचर में पे करना है। लेकिन अब तक हो सकता है कि आपने इस लायबिलिटी की मद में
अपनी लीज को बुक करवाते वक्त कोई एडवांस दिया हो, कोई इंस्टॉलमेंट इन एडवांस दी हो, वो तो लायबिलिटी में नहीं आई। उसको हमने क्या कहा था, डाउन पेमेंट्स, तो उसकी भी हम एंट्री क्या करेंगे, वो भी तो हमने इसी राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट के लिए पेमेंट करनी है, तो हम एंट्री करेंगे। डाउन पेमेंट्स की एंट्री क्या करेंगे, कमेंसमेंट डेट से लायबिलिटी से पहले की पेमेंटों की एंट्री क्या करेंगे, हम राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट को डेबिट करके कैश को या बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक तो हमारे पास लायबिलिटी की अमाउंट हमारे पास डेबिट में आ गई, दूसरी तरफ लायबिलिटी खड़ी हो गई। जो हमने लीज की पेमेंट्स अभी तक कर दी हुई हैं इंसेंटिव्स लेस करके, कोई डिस्काउंट्स है उसको लेस करके, उसकी भी हमने एंट्री क्या की, एक तरफ हमने राइट ऑफ यूज को डेबिट किया, दूसरी तरफ हमने बैंक को मूव कर दिया। जनाब, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो आपका लेसर है, जो आपका लेसी है, उसको इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की पेमेंट भी करनी पड़ती है। उसको लीज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कमीशन, लीगल फीसेस, नेगोशिएशन ऑफ लीज और जो तमाम ये हम पूरी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये सारी की सारी उसको आईडीसीज की पेमेंट करनी पड़ती हैं। और जब ये अपनी आईडीसीज की पेमेंट करेगा, उसने कहा 30,000 रुपया उसने अपने एडवाइजर को दिया जिसने उसका लीज का एग्रीमेंट देखा, और ये तमाम काम जो थे डायरेक्ट कॉस्ट थी, यानी कि ये वो कॉस्ट है कि अगर वो लीज ना करता तो उसको ये कॉस्ट ना पे करनी पड़ती। तो जो यहां पर आईडीसी की पेमेंट आप कर रहे हैं, जो यहां पर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, ख्याल रखिएगा ये कॉस्ट उसी वक्त इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होगी कि अगर हम लीज ना करते तो हमें ये अमाउंट ना पे करनी पड़ती। इसी एग्जांपल में उसने हमें बताया हुआ है कि उसका एक मैनेजर भी है जिसको वो 1.5 लाख की सैलरी देता है, उसने उस लीज में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन भाई हम लीज करवाते या ना करवाते, वो जो शख्स था, वो जो मैनेजर था, वो हमारे पास तो फिर भी जॉब पे रहता, हमें फिर भी उसको 1.5 लाख देना पड़ता। इसलिए ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ वही अमाउंट होएगी जो इंक्रीमेंटल है, जो आपको सिर्फ लीज की वजह से देनी पड़ी। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई जो ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, ये भी आपका लीज का एसेट की कॉस्ट है। तो अब हमने तीसरी अपनी यहां पर फिगर जो डेबिट की, वो हमारी क्या आ गई, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। अब देखें, ना तो बी का कोई ताल्लुक लीज की लायबिलिटी में आ रहा है, ना ही इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का ताल्लुक लीज की लायबिलिटी में आ रहा है। लायबिलिटी अपनी पहली एंट्री में बुक होकर खड़ी हो चुकी हुई है, लेकिन एसेट के अंदर 4 चीजें जा रही हैं। पहली लायबिलिटी की फिगर, दूसरी आपकी अर्ली की डाउन पेमेंट्स, और जो आईडीसी आपने पे किया इसकी एंट्री क्या होगी, जाहिर सी बात है हम राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे कैश को, क्रेडिट कर देंगे बैंक को, या अगर अभी तक आपने पैसे नहीं दिए तो फिर क्रेडिट कर देंगे पेबल्स को। ठीक है जी, तो ये हमारे पास राइट ऑफ यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी तीसरी एंट्री जो है, जो कि एसेट को डेबिट होकर चलेगी, उसका भी यहां पर जिक्र हो गया। उसके बाद जनाब हमारे पास लास्ट इसका आइटम आता है एसेट की कॉस्ट को डेबिट करने के लिए, एन एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट टू बी इनकर्ड बाय द लेसी फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द अंडरलाइंग एसेट, रीस्टोरिंग द साइट ऑन विच इट इज लोकेटेड, या रीस्टोरिंग द अंडरलाइंग एसेट टू द कंडीशन रिक्वायर्ड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लीज अनलेस दैट कॉस्ट आर इनकर्ड टू प्रोड्यूस इन्वेंटरीज। भाईजान, वो तमाम खर्चे जो IAS 37 ने कहा था कि डिसमेंटलिंग से रिलेटेड हैं, IAS 37 ने कहा था कि आपको IAS 16 ने भी कहा था पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बनते हैं, और वो खर्चा पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट बनता है जो कि IAS 37 जिसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करने की इजाजत दे, जो आपकी आज की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का क्राइटेरिया पूरा कर सके, जिसकी अमाउंट का रिलायबल एस्टिमेट किया जा सकता हो। तो उसने कहा अगर तुम्हें इस एसेट को कल डिसमेंटल करना है, तुम्हें इस एसेट को अपनी साइट से रिमूव करना है, तुम्हें जिस साइट पर काम किया था उसको रिस्टोर करना है, मैं फर्दर बात को इनहांस करता हूं कि 16 का कॉन्सेप्ट सामने रख के चले। ये तमाम कॉस्टें उसी वक्त कैपिटलाइज होंगी, ये तमाम कॉस्टें इसी कंसीडरेशन से कैपिटलाइज की जाने लगी हैं जो कि 16 ने भी करते थे। तो 16 ने बताया था कि ये कॉस्टें पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट बनेगी प्रोवाइडेड के 37 मान जाए कि इसकी प्रोविजन क्रिएट कर लो, और अगर 37 प्रोविजन क्रिएट करने पे मान जाए तो आपने उसी के मुताबिक करके चलना है। हमने पढ़ा था इस प्रोविजन से मुताल्लिक कि इस प्रोविजन को जब आपने कंप्यूट करना है तो
आपने फ्यूचर की सारी टेक्नोलॉजिकल जो मूवमेंट्स हैं उनको देखना है। इस प्रोविजन को जब आपने रिकॉर्ड करना है तो आपने अपना लर्निंग कर्व का फैक्टर देखना है, फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज और फ्यूचर की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को देखना है, और फिर यह भी बताया था कि ये प्रोविजन जो फ्यूचर की है इसको डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फिर जाके हम इसकी एंट्री करेंगे एसेट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। जनाब ये वो चौथी चीज है जिसको कि हम कह रहे हैं साइट रिस्टोरेशन, डिसमेंटलिंग कॉस्ट या कोई इस तरह की चीज। तो मैं से ये कहता हूं कि जो हमारे पास जो हमारी साइट की साइट रिस्टोरेशन या डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है ये हमने और ईटीसी इसको हम कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन यहां पर जाहिर सी बात है इसकी आपने पेमेंट नहीं की। इसका जो दूसरा इफेक्ट होगा वो आपकी प्रोविजन को जाएगा, और चूंकि प्रोविजन को जाएगा तो फिर 37 इन्वोक होगा। 37 इन्वोक होगा तो इसकी वैल्यू को एस्टिमेट करने का तरीकाकार 37 ने दिया, ना 16 ने इस पे बात की, ना ही आपकी आईएफआरएस ने बात की। चूंकि उन्होंने पता है कि प्रोविजन में चले गए, 37 की प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, तो फिर प्रोविजन ने बताया कि आप इस एस्टिमेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसने कहा फ्यूचर की टेक्नोलॉजिकल चीजों को देखेंगे, फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को देखेंगे, फ्यूचर के अंदर जो डिस्काउंटिंग का फैक्टर है उसको लेकर आएंगे और फिर इसको आज की वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे और इस रिकॉर्डिंग की वैल्यू को हम एसेट में कैपिटलाइज करके चलेंगे। बल्कि 37 ने यह भी बताया कि जिस वक्त ये प्रोविजन सब्सिक्वेंटली तौर के ऊपर ये रिसाइकल होएगी, जिस वक्त इसकी अनवाइंडिंग होएगी, तो फिर इस प्रोविजन को इंक्रीज करते रहेंगे और इसका इफेक्ट जो होगा वो मार्कअप कहलाएगा। जब ये मार्कअप कहलाया तो यहां पर आईएस 23 का सवाल आ गया। 23 से पूछा गया कि क्या इस मार्कअप को हम कैपिटलाइज कर लें, तो 23 ने कहा कि अगर तो तुम्हारा एसेट क्वालिफाइंग एसेट है तो तुम इसे कैपिटलाइज कर लेना, और अगर तुम्हारा एसेट कैपिटल क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो फिर ये तुम्हारी पीरियड की फाइनेंशियल कॉस्ट बन जाएगी। अब आप नोट करें कि कहां से बात शुरू होती है। ये स्टैंडर्ड आईएफआरएस उठाता है और 16 की बात उठाता है, 16 वहां से बात उठा के 37 से बात को पकड़ता है और 37 अपनी ट्रीटमेंट का एक कंपोनेंट 23 से देता है। तो अब इस एक बात में 4 स्टैंडर्ड्स जो हैं वो यहां पर आपके सामने आ चुके। तो भाई जी ये है वो 4 चीजें जिनको हम राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट यानी कि एसेट सब्जेक्ट टू फाइनेंस लीज में डेबिट करेंगे। इनिशियल की लीज लायबिलिटी अब मैंने आपको बोर्ड पे बताई कि इनिशियल लीज लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होएगी, और अगर इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इन लीज लेसी को नहीं पता चल रहा तो फिर वो क्या करेगा, वो इसके बजाय इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस्तेमाल करके रेंटल्स को डिस्काउंट करके और अपनी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू या बार्गेन परचेज ऑप्शन को डिस्काउंट करके लेकर आएगा। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं रेंटल्स के लिए एन्युटी का फार्मूला लगेगा और यहां पे गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू या बार्गेन परचेज ऑप्शन को डिस्काउंट करने के लिए डिस्काउंटिंग का फार्मूला लगेगा। ये हम कल की डिस्कशन में बात कर चुके हैं। जो यहां की प्रेजेंट वैल्यू होगी उसी की हम एंट्री क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट को डेबिट कर रहे हैं और लीज की लायबिलिटी को हम क्रेडिट कर रहे हैं। फिर जो हमने शुरू में डाउन पेमेंट्स दी थी, हमने जो शुरू की अपनी पेमेंट्स को फॉरवर्ड किया था, वो जो हमारी शुरू की डाउन पेमेंट्स हैं, हम उस डाउन पेमेंट्स को चूंकि हमने कमेंसमेंट की डेट पे या कमेंसमेंट से पहले दी हुई हैं, वो फिगरें हमारी लायबिलिटी का हिस्सा नहीं है, तो हमने डाउन पेमेंट्स को डेबिट किया और दूसरी तरफ से हमने कैश को या बैंक को क्रेडिट दे दिया। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो है हमने उसको देखा। हमने सबसे पहले इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया। ये वो इंक्रीमेंटल डायरेक्ट कॉस्ट है जो कि हमारे पास मौजूद है और ये हम ना पे करते अगर हमें अपना एसेट कैपिटलाइज, अगर हमें अपना एसेट लीज आउट ना करना पड़ता। तो चूंकि हमने एसेट लीजिंग पे लिया है इसीलिए हमें ये कॉस्ट देनी पड़ी। वो कमीशन है, वो लीगल फीस है, कंसल्टेंट की फीस है, ये तमाम आईडीसी को पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप होंगी। आईडीसी में डेबिट करेंगे, कैश या बैंक क्रेडिट कर देंगे और अगर ये अमाउंट भी अदा करनी है तो इसका हम पेबल बुक कर लेंगे। और चौथी बात हमारी साइट की रिस्टोरेशन की कॉस्ट आती है, डिसमेंटलिंग की कॉस्ट आती है। 16 से ये आइडिया लेके चल रहे हैं, वहां पर भी हमने इसको कॉस्ट ऑफ एसेट में कैपिटलाइज किया था, यहां पर भी हमने इसको कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दिया। इसका कोई ताल्लुक लायबिलिटी के साथ नहीं है, इसका कोई ताल्लुक लीज की लायबिलिटी की पहली पेमेंट से नहीं है। इस अमाउंट के अगेंस्ट प्रोविजन सेपरेट क्रिएट होगी और चूंकि प्रोविजन क्रिएट होगी तो हम 37 से जाके पूछेंगे कि प्रोविजन कैसे क्रिएट करनी है और उसकी मैंने पूरी रुदाद आपको बता दी। तो बेटा अब आपके पास इस अमाउंट के ऊपर आपका ये एसेट रिकॉर्ड हो गया और इस अमाउंट के ऊपर आपकी ये लायबिलिटी रिकॉर्ड हो गई। तो अब उसने जो हमें कहा था कि लीज की अकाउंटिंग कैसे करके चलनी है, यहां पर हमने अपनी किताबों में अपने एसेट को भी रिकॉर्ड कर लिया और अपनी किताबों में हमने अपनी लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड कर लिया। किसी का यहां तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, नहीं तो मैं बात को आगे लेके चलता हूं।
चले, ओके। हमारे पास अब हमने पहले बात कही कि फाइनेंस लीज की तखसीस और जो ऑपरेटिंग लीज की तखसीस ये सिर्फ और सिर्फ कब हुआ करती है, जिस वक्त हम लेसर की किताबें लिखते हैं। लेसी के यहां सिर्फ एक ही लीज है और मैंने अभी आपके सामने उसकी ट्रीटमेंट बता दी, लेकिन साथ मैंने आपको यह भी बताया कि लेसी के यहां एग्जम्पशंस हो सकती हैं। दो किस्म के ऐसे एसेट्स हैं जिनको कि हम इस ट्रीटमेंट से, जो अभी मैंने आपके साथ ट्रीटमेंट शेयर की, हम उससे एग्जम्प्ट कर देंगे। ये ट्रीटमेंट्स कब की जाएंगी? लेसी में इलेक्ट नॉट टू अप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। लेसी को जरूरत नहीं है कि वो एसेट्स को अक्वायर करे, एसेट को रिकॉग्नाइज करे और उनकी मेजरमेंट के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट पे लेकर आए, बल्कि कहता क्या है, इंस्टेड लेसी शुड रिकॉग्नाइज द लीज इंस्टॉलमेंट either as an expense on straight line basis over the lease period or may expense it using some other systematic basis. This approach is called simplified approach. यानी कि हमारे पास लेसी के लिए या तो एक जेनेरिक अप्रोच अवेलेबल है, या लेसी के लिए जो दूसरी अप्रोच है वो क्या है? सिंप्लीफाइड अप्रोच। क्या है? सिंप्लीफाइड अप्रोच। भाई सिंप्लीफाइड अप्रोच क्या है? सिंप्लीफाइड अप्रोच बड़ी सादा सी बात है, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने कोई एसेट बुक नहीं करना, तुमने कोई फ्यूचर की लायबिलिटी बुक नहीं करनी, बस तुम लेसी हो, तुम एक काम करते रहो, जो तुम अपनी किस्त अदा करो, जो तुम अपनी इंस्टॉलमेंट अदा करो, उसको तुम प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस कर दो। और इसको अगर तुमने सपोज करो ज्यादा पीरियड्स की इकट्ठी अमाउंट पे की हुई है तो फिर स्ट्रेट लाइन उसको पे कर दो। मतलब तुमने 20,000 रुपया दिया 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए 10,000 और अगले साल के लिए 10,000। और कहता अगर तुम समझते हो कि स्ट्रेट लाइन से बेहतर कोई सिस्टम जो है, इट इज मोर बेटर एंड मोर सिस्टमैटिक अप्रोच, तो उसका इस्तेमाल कर लो। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने 30,000 रुपया दिया आपको 2 सालों के लिए, और मेरा लीज का एग्रीमेंट जो था वो सिंप्लीफाइड अप्रोच में फॉल करता था। और 30,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अगर फर्दर ये बता दूं कि पहले साल मुझे सिर्फ 1 फ्लोर मिलना है और अगले साल मुझे 2 फ्लोर मिल जाएंगे। अब मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं 15,000 दोनों सालों पे एलोकेट कर लेता, लेकिन अगर मैं आपको यह कहूं कि मैं पहले साल चूंकि मुझे 1 फ्लोर मिलना है तो मैं उसको 10,000 रुपया रखूं, और अगले साल जो कि मुझे 2 फ्लोर लीज हो रहे हैं तो मैं अगले साल के लिए 20,000 रखूं, तो ये ज्यादा सिस्टमैटिक है, ये ज्यादा नियर टू द लॉजिक है, ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव और ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ हमारे सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट कर सकेगा। तो इसीलिए स्टैंडर्ड ने बंदिश नहीं लगाई। स्टैंडर्ड ने कहा कि एक थंब रूल है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को एक्सपेंस कर दें स्ट्रेट लाइन पीरियड के बेसिस के ऊपर, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका सिनेरियो डिफरेंट है और कोई और सिस्टमैटिक अप्रोच बेटर प्रेजेंटेशन दे रही है तो आप उसके ऊपर अकाउंटिंग कर सकते हैं। सो ये हम कब अकाउंटिंग करेंगे? ये सिस्टमैटिक अप्रोच जो है, ये जो हमारी सिंप्लीफाइड अप्रोच है, इसका इस्तेमाल कब करेंगे? अगर कोई चीज एग्जम्पशन में आएगी तो फिर एग्जम्पशन में कौन सी चीज आएगी? उसने कहा 2 चीजें एग्जम्पशन में आएंगी, या तो लीज शॉर्ट टर्म लीज हो, या जो लीज है वो इस तरह के एसेट्स की हो जो कि लो वैल्यू एसेट्स हैं, जो कि लो वैल्यू एसेट्स हैं। मतलब ये हुआ कि चाहे बाकी जितनी लीजेस हैं उन तमाम लीजेस के ऊपर एक ही अप्रोच लगेगी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। एक तरफ राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट बुक करना है, एक तरफ लीज की लायबिलिटी बुक करनी है। राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट के 4 कंपोनेंट आपको समझाए, लीज की लायबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका आपको बताया। लेकिन दूसरी तरफ मैंने कहा कि अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए, और वो एक्सेप्शंस 2 हो सकती हैं लेसी के लिए, या तो वो लीज शॉर्ट टर्म लीज होगी या वो लीज लो वैल्यू एसेट की होगी, तो फिर तुम्हें ये मेन अप्रोच यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम सिंप्लीफाइड अप्रोच का इस्तेमाल कर लो, कोई एसेट बुक ना करो, कोई लायबिलिटी बुक ना करो, सिर्फ अपने रेंटल को अपनी किताबों में अकाउंट फॉर करो, अपने रेंटल को तुम एज एन एक्सपेंस बुक कर लो। यहां पर हाँ ये बात क्लियर है कि ये नहीं कहा कि जब रेंटल पे करो फिर ही एक्सपेंस करना है। रेंटल अगर आपका ड्यू हो गया और आपने नहीं अदा किया तो उस रेंटल को हम अपनी किताबों में एंट्री करेंगे कि एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, लेकिन तुम्हें अपनी किताबों के अंदर फ्यूचर की लायबिलिटी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपनी किताबों में उस एसेट को एज अ राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ अपनी किताबों में एक्सपेंस और एक्सपेंस से रिलेटेड पेएबल बुक कर लो, और अगर तुमने एक्सपेंस साथ ही पे कर दिया तो फिर पेएबल भी बुक नहीं होगा। और इस एक्सपेंस के लिए कहता
कहता है अगर तुमने इकट्ठी पेमेंट कर दी तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पर उसको एलोकेट कर लो, ता वक्त है कि कोई और सिस्टमैटिक अप्रोच बेटर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन ये जो सिंप्लीफाइड अप्रोच है ये सिर्फ दो चीजों के लिए एप्लीकेबल है, शॉर्ट टर्म लीज के लिए और अंडरलाइंग एसेट अगर लो वैल्यू का है। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये दो हमारी एक्सेप्शंस जो हैं ये क्या चीजें हैं। वो कहता है जनाब कि जो शॉर्ट टर्म लीज है ये लीज ऐसी लीज होती है जिसकी के मुद्दत या तो मैक्सिमम 12 दिन, कहां से, साल के हिसाब से देखना नहीं है, जिस दिन से ये कमेंस हो सकता है कि ये लीज 2 सालों पर महित हो, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड पर भी और अगले अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर भी। अज्यूम करता हूं कि अगर जून आपका ईयर एंड है और मुमकिन है कि आपने जून के ईयर एंड में आपने मार्च में लीज ली है, तो पहले 3 माह एक अकाउंटिंग पीरियड में आ जाएंगे और अगले 9 माह अगले अकाउंटिंग पीरियड में आ जाएंगे। यहां पर कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, यहां पर कॉन्सेप्ट मुद्दत का है। कहता अगर कोई लीज, चाहे वो महंगा एसेट है चाहे वो सस्ता एसेट है, उसकी जो भी नेचर है, अगर वो लीज 12 महीनों के लिए है या 12 से कम महीनों के लिए है, मैंने एक घर किराए पे लिया 6 महीने के लिए, मैंने एक मशीन लीज पर ली 8 महीनों के लिए, मैंने एक अपनी रेजिडेंसी के लिए या अपने ऑफिस के लिए बिल्डिंग किराए पर ली 12 महीने या उससे कम मुद्दत के लिए, चाहे उसकी मालियत लाखों की हो, मैंने गाड़ी लीज पर ली सिर्फ 8 माह या 11 माह के लिए, अब चूंकि ये 12 महीनों से कम है तो कहता आपके पास इस बात की चॉइस है कि आप सिंप्लीफाइड अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म लीज द चॉइस ऑफ अप्लाइंग द सिंप्लीफाइड अप्रोच मस्ट बी मेड बाय द क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट टू विच द यूज रिलेट्स। क्या बात हुई? पहली बात, a lease that contains a purchase option is not a short term lease। पहले तो हम ये बात कर लें कि शॉर्ट टर्म लीज वो लीज है जिसकी मुद्दत 12 या 12 से कम माह की है, लेकिन इसमें भी एक चीज ये में रखिएगा, अगर आपको उसने कहा कि मैं आपको ये गाड़ी जो है वो लीज पर दे रहा हूं, मैंने ये गाड़ी लीज पर ले ली, बिलाशुबा इसकी मुद्दत 11 महीने है, लेकिन मेरे पास 11 महीनों के बाद वो एसेट मुझे ट्रांसफर हो जाएगा। 11 महीनों मतलब मुझे नहीं चाहिए 3 साल की किस्तें, मैं तो 11 महीनों की किस्तों पे एसेट लेने को मैंने कबूल कर लिया, लेकिन अगर तो वो एसेट मैंने रिटर्न कर देना है तो फिर वो मेरी शॉर्ट टर्म लीज में ग्रुप हो सकती है। लेकिन अगर वो लीज बेशक 10 माह की है लेकिन मेरे पास 10 माह के बाद बार्गेन परचेज ऑप्शन है या मुझे 10 माह के बाद एसेट ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर भी वो लीज शॉर्ट टर्म लीज नहीं कहलाएगी। तो शॉर्ट टर्म लीज कहलाने के लिए जरूरी है दो बातें, एक कि वो 12 या उससे कम माह की हो, और दूसरी बात उसका जो पीरियड है उसके अंदर 12 माह से कम के पीरियड के अंदर दूसरी बात का जायजा ले लें कि क्या लीज को हम किसी भी स्टेज पर जब वो लीज एंड होगी तो क्या वो एसेट तो मुझे नहीं मिल जाएगा, या मेरे पास बार्गेन परचेज ऑप्शन तो अवेल नहीं है, तो हम उस लीज को फिर शॉर्ट टर्म लीज नहीं कहेंगे। अगर कोई चीज ये वाला पहला क्राइटेरिया मीट कर देती है और हम उसे शॉर्ट टर्म लीज में ग्रुप कर सकते हैं, तो उस वक्त हम फिर अपनी सिंप्लीफाइड अप्रोच लेके चलेंगे। याद रखिएगा, मस्ट नहीं है, ये लाजम नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपने सिंप्लीफाइड अप्रोच इस्तेमाल करनी है, आपको यहां पर चॉइस दी गई है कि आप सिंप्लीफाइड अप्रोच इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये चॉइस जो है ये एसेट टू एसेट नहीं है, ये जो चॉइस है ये क्लास ऑफ एसेट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे पास 5 गाड़ियां हैं और वो पांचों गाड़ियां 10-10 माह के लिए मैंने लीज पर ली हैं और उनकी क्लास ऑफ एसेट व्हीकल्स में वो ग्रुप हैं, और मुझे ये पांचों गाड़ियां लीज के बाद ट्रांसफर नहीं होनी, तो ये शॉर्ट टर्म लीज में क्वालिफाई हो सकती हैं। मेरी मर्जी है कि मैं इनको शॉर्ट टर्म लीज में ले आऊं, मेरी मर्जी है कि मैं इनको नॉर्मल अप्रोच में रखूं, लेकिन मैं इनको शॉर्ट टर्म लीज में लेकर आ सकता हूं। लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये मुमकिन नहीं है कि तुम इस तरह करो कि जनाब मैंने से इनमें से 3 गाड़ियां शॉर्ट टर्म लीज के ऊपर लेके जानी है, 2 के लिए मैंने नॉर्मल अप्रोच करनी है, ये आप नहीं कर सकते। अगर आपने सिंप्लीफाइड अप्रोच इस्तेमाल करनी है तो वो सिंप्लीफाइड अप्रोच उस पूरे क्लास ऑफ एसेट्स के ऊपर होगी। लीज के अंदर भी क्लास ऑफ एसेट है, हमने पांचों गाड़ियां लीज पे ली थी, तुम या तो पांचों गाड़ियां सिंप्लीफाइड अप्रोच पे लेकर आओगे या तुम पांचों गाड़ियां नॉर्मल अप्रोच पे लेकर जाओगे। तुम ये नहीं कर सकते कि 2 गाड़ियां तुम सिंप्लीफाइड अप्रोच पे ले आओ और बाकी 3 गाड़ियां जो है तुम उसको कहो कि मैंने उसको नॉर्मल वैल्यू पे रख के चलना है। ये वही चीज है जो हम लोगों ने IAS 16 के अंदर पढ़ी थी कि तुम्हारे पास इस बात की ऑप्शन है कि तुम चाहो तो एसेट को कॉस्ट पे वैल्यू कर लो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, या तुम चाहो तो एसेट को
रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर ले जाओ। लेकिन तुमने जब भी मॉडल चूज करना है तो तुमने मॉडल फुल क्लास ऑफ एसेट का करना है। तुम ये तो कर सकते हो कि तुम बिल्डिंग्स को कॉस्ट पे रखो और मशीनरी को रीवैल्यूड पे ले आओ। तुम ये नहीं कर सकते कि तुम चंद मशीनरीज को कॉस्ट पे रखो और चंद मशीनरी को रीवैल्यूड पे ले आओ। जब भी तुम्हें रीवैल्यूएशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल की चॉइस करनी है तो क्लास ऑफ एसेट पे करनी है। यहां पर भी यही कह रहा है, अगर वो चीज शॉर्ट टर्म लीज के लिए क्वालिफाई करती है तो तुम्हें फुल क्लास के लिए इस चीज को लेकर चलना है। यहां पर उसने हमें उसी की एग्जांपल दी, उसने हमें बताया, उसने कहा कि हमारे पास लेसी है एबीसी, 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और 8 इयर्स की लीज ऑफ मशीन टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द पार्ट्स ऑफ द प्लेन दैट इज एक्सपेक्ट टू रिमेन पॉपुलर विद कंज्यूमर्स अंटिल इट कंप्लीट डेवलपमेंट। कॉस्ट टू इंस्टॉल द मशीन in the DEF facilities not being significant. ABC and DEF have the right to terminate the lease without penalty. The lease terms consist of 1 year जो कि नॉन कैंसिलेबल है बिटवीन एबीसी एंड डीईएफ। और कहता है जी एबीसी का सब्सटेंटिव राइट ऑफ टर्मिनेशन एग्जिस्ट करता है, चाहे तो वो दोनों टर्मिनेट कर सकते हैं, चाहे तो वो कॉस्ट टू इंस्टॉल एट द सेम टाइम द इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है उसकी वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, इस स्टैंडर्ड के अंदर ये सिग्निफिकेंट वाली बात का जिक्र जरूर किया गया है, आपके यहां उसने इस बात को सिर्फ एग्जाम्पल में बता दिया। सिग्निफिकेंस भी आपकी बिल्कुल होती है कि अगर हमें मशीन को निकाल के एक नई मशीन मूव करनी है तो उसके ऊपर मुझे सिग्निफिकेंट कॉस्ट अगर इनकर करनी पड़े तो फिर इसका मतलब यह है कि यहां पर हम ये समझते हैं कि आप अपनी लीज को टर्मिनेट या उसको कैंसिल नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था जब हम कैंसिलेबल पीरियड का तयन करके चलते हैं तो फिर जो सेकेंडरी पीरियड है वो सिर्फ उसी वक्त लीज के अंदर ऐड होगा अगर उसको एक्सटेंड करने का राइट सिर्फ लेसी के पास है। अगर लेसी के पास है तो फिर हम लेसी से पूछ लेंगे कि तुमने एक्सटेंड करना है कि नहीं करना, उसकी इंटेंशन बताएगी कि ही वांट टू एक्सटेंड और ही डोंट वांट टू एक्सटेंड। लेकिन अगर एक्सटेंशन की ऑप्शन तो अवेलेबल है लेकिन वो लेसी और लेसर दोनों एक्सरसाइज कर सकते हैं या लेसी विद द कंसेंट ऑफ लेसर करेगा तो फिर वो एक्सटेंडेड पीरियड हमारी लीज टर्म का हिस्सा नहीं बनेगा। क्योंकि यहां पर हमारे पास, और सेम गोज विद द टर्मिनेशन, कि मैं टर्मिनेट अकेला करना चाहूं तो कर सकता हूं, तो फिर आप टर्मिनेशन के लेसी को पूछ लें। लेकिन अगर टर्मिनेशन लेसी लेसर दोनों कर सकते हैं या लेसी विद द कंसेंट ऑफ द लेसर कर सकता है तो फिर उस टर्मिनेशन को लेके नहीं चलेंगे। तो यहां पर इसलिए उसने नॉन कैंसिलेबल पीरियड को 1 साल के ऊपर रखा। 12 महीने की बात आ गई। अब चूंकि ये 12 महीने की बात है, एसेट मुझे एट द एंड ऑफ लीज टर्म ट्रांसफर नहीं होना, तो फिर ये शॉर्ट टर्म लीज के लिए एसेट क्वालिफाई कर जाएगा। लो वैल्यू एसेट की बात करता है तो जनाब कहता है लो वैल्यू ऑफ एसेट क्या है। द चॉइस टू ऑप्ट फॉर सिंप्लीफाइड अप्रोच इज अवेलेबल ऑन लीज बाय द लेसी ऑन द लीज टू लीज बेसिस रादर देन क्लास एंड एज इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म लीजेस। कहता है जनाब जब हम अपनी बात करते हैं सिंप्लीफाइड अप्रोच की फॉर द लो वैल्यू ऑफ एसेट, यहां पर हमारे लिए बंदिश क्लास ऑफ एसेट की नहीं है। यहां पर हम एक एसेट को, मैंने 16 मोबाइल लिए थे, 16 मोबाइलों में से मैं एक मोबाइल को शॉर्ट टर्म लीज पे मैं एक मोबाइल को सिंप्लीफाइड अप्रोच पे लेके जा सकता हूं और बाकी मोबाइल्स को मैं नॉर्मल रख सकता हूं। यहां पर चूंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लो वैल्यू की बात कर रहे हैं। मेरा मोबाइल है, ये मोबाइल का मेरा 3 साल का एग्रीमेंट है, 3 साल के एग्रीमेंट के मुताबिक मैंने मोबाइल के ऊपर कंपनी से मोबाइल लीज पे लिया हुआ है। अब चूंकि ये मोबाइल लो वैल्यू ऑफ कॉस्ट आइटम है तो मैं इसको बजाय अपनी किताबों में एसेट और लायबिलिटी बुक करूं, मैं इसको किस्तों पे शो कर सकता हूं, मैं इसको सिंप्लीफाइड अप्रोच में लेके जा सकता हूं। और अगर मैंने एक और मोबाइल ले लिया, 3-4 मोबाइल्स और ले लिए, तो अब इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैं सारे मोबाइल्स को मैं कन्वर्ट करूं सिंप्लीफाइड अप्रोच पे। जब कभी आप किसी चीज को लो वैल्यू की बेस के ऊपर सिंप्लीफाइड अप्रोच में लेके चलते हैं तो स्टैंडर्ड कहता है कि लीज एग्रीमेंट पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज एग्रीमेंट आप इसका डिसीजन करके चलेंगे। फिर अगर आपके सेपरेट और डिफरेंट लीज के एग्रीमेंट्स हैं तो आप उनमें से कुछ एग्रीमेंट्स को सिंप्लीफाइड अप्रोच में लेके जा सकते हैं और कुछ को आप कह सकते हैं कि मैंने इसको नॉर्मल अप्रोच में लेके जाना है। द असेसमेंट के वेदर एक एसेट जो है वो कंसीडर्ड लो वैल्यू है कि नहीं, इट इज बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू व्हेन इट इज न्यू। ये बड़ी अहम बात कर गया। It is not based in any way on the leased asset current value. जनाब
मैंने एक गाड़ी जो है, जो 2017 का मॉडल है, 2026 का मॉडल है, 1970 का मॉडल है, ठीक है, 2000 गलत कह गया, 1970 का मॉडल है, वो गाड़ी जो है मैंने आज परचेज की है। उसने कहा जी मैंने प्राडो परचेज की है, और जो प्राडो है ये बहुत पुरानी है, ये ₹1,00,000 की सारी प्राडो मुझे मिली है, इतनी पुरानी प्राडो है। तो मैंने ये नहीं देखना कि आज ये ₹1,00,000 की चीज है, मैंने ये देखना है कि अगर ये नई प्राडो होती तो 3 करोड़ की थी। तो मैंने उस चीज की करंट वैल्यू नहीं देखनी, बल्कि मैंने उस चीज की करंट वैल्यू एज ऑफ न्यू देखनी है। ये बड़ी अहम चीज है, और उसकी बेस के ऊपर डिसीजन लेना है कि ये चीज सस्ती है या महंगी है। ये नहीं है कि जनाब मुझे तो ये यूज्ड मिला था, चंद ₹1,000 में मिल गया, मैं अब अगर ये यूज्ड और चंद हजार में फंस गया तो काम खराब है। बेशक यूज्ड होगा, मैंने जब डिसीजन लेना है कि ये लो वैल्यू है कि नहीं, तो मैंने किस बेस पे लेना है कि ये यूज नहीं है। अगर ये बिल्कुल नया होता तो आज इसका क्या रेट होता, मैंने इस डिसीजन के ऊपर इसको लो वैल्यू और नॉट लो वैल्यू का डिसीजन करना है। IFRS 16 ने हमें कुछ जगहों पर यहां पर बड़ी हमारी मदद की है, और उसने हमें कुछ चीजें बता दी हैं जिससे वो कहता है कि तुम इनको लो वैल्यू एसेट में लेके जा सकते हो, लेकिन कुछ के लिए उसने हमें बता दिया है कि तुम उसको लो वैल्यू में लेके नहीं जा सकते। कहता है तुम अपने टैबलेट्स को, तुम अपने कंप्यूटर्स को, तुम अपने ऑफिस के छोटे फर्नीचर के आइटम्स को, अपने टेलीफोन्स को लेकर जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें खुद से बता रहा हूं तुम व्हीकल्स को नहीं लेकर जाओगे। मेरा सर नहीं खाना कि सर ये मेरी व्हीकल बड़ी सस्ती सी है, ये गाड़ी आपकी गाड़ी की तरह बड़ी नहीं है, छोटी सी गाड़ी है। व्हीकल इज अ व्हीकल, व्हीकल कभी भी नहीं जाएगी लो वैल्यू एम्बिट के अंदर। तो इसने यहां पर हमें गाइडलाइन दे दी, हां तुम्हारा मोबाइल, हां तुम्हारा कंप्यूटर, हां तुम्हारा टैबलेट, हां तुम्हारे पास जो ऑफिस के छोटे मोटे फर्नीचर के आइटम्स होते हैं, वो चूंकि बाहर के मुल्कों में लीज की ऑप्शन अवेलेबल है, उनको तुम शॉर्ट टर्म लीज पे ले जाओ, लेकिन प्लीज मेरा सर नहीं खाना, व्हीकल्स को तुमने लो वैल्यू में आकर मुझसे बहस नहीं करनी, क्योंकि हम नहीं समझते कि व्हीकल्स जब नहीं होती हैं या आज जो व्हीकल की रिप्लेसमेंट है तो वो कभी लो वैल्यू के लिए क्राइटेरिया मीट कर सकेगी। In case the lessee intend to sublease the low value, the lessee may never account for the head lease as low value asset. बाज दफा ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आपसे लो वैल्यू एसेट लीज पे ले लिए और उसके बाद वो मैंने क्यूम साहब को, अहमद साहब को, जुनैद साहब को, बाकी लोगों को सब लीज कर दिए। अगर बेशक वो एसेट अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लो वैल्यू था, लेकिन चूंकि आप उसको सब लीज कर रहे हैं, लीज देने के बाद आगे लीज दे रहे हैं, तो अब आप उसको, अब इस तरह के एसेट को जिसको आपने सब लीज करना है, उसको आप अपनी बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से लो वैल्यू लीज एसेट में ग्रुप नहीं कर सकते। द बेसिस ऑफ कंक्लूजन IFRS 16 हमारे पास स्टैंडर्ड के अंदर बेसिस ऑफ कंक्लूजन दी होती हैं जो कि मुख्तलिफ पैराज को एक्सप्लेन करके चलती हैं। उसने कहा कि डिस्कशन हुई 2015 में, जब ये लो वैल्यू की एग्जम्पशन डिस्कस हुई थी, IASB ने एक रूल बताया, और वो रूल ये कहा कि $5,000 या लेस जो है वो लो वैल्यू एसेट के लिए क्वालिफाई करेगा, बट दिस अमाउंट शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एज क्राइटेरिया ऑफ द लो वैल्यू। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्कशन। अब देखें पाकिस्तान के लिए हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये जो $5,000 है, ये आज की डेट में 160 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन ये 7 से 8 लाख रुपया बन जाता है। 8 लाख रुपया, अब 8 लाख रुपया पाकिस्तान की कन्वर्जन में तो अच्छा खासा है, ठीक है। तो आई कैप जब यहां पर ये डिस्कशन आई, लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि सर ये लो वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या हैं, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्चुअली तौर के ऊपर कहा कि आप अप्रोक्सीमेटली समझ लें जिनकी नई चीज की कीमत $5,000 से ज्यादा ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ियां तो सारी निकल गई, कोई भी गाड़ी मेरी किताबों में आज भी 8 लाख की नहीं आती। पुरानी नहीं मैं कह रहा, पुरानी गाड़ी लूं तो अगर मैं उसकी नई की प्राइस पता करूंगा तो वो 8 लाख से ऊपर ही होगी, तो वो गाड़ियों वाली बात तो निकल गई। हम भी $5 लाख को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कोई हदीस नहीं है, ये सिर्फ आपको एक गाइडलाइन है। कंपनी यहां से लो वैल्यू एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अमाउंट जो है खुद से डिसाइड कर सकती है। मेरा इसके ऊपर पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो $5,000 से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि अब यहां पर एक चीज का स्लैब दे दिया गया है, चाहे वो डिस्कशन में ही आया है। हाँ, वो $5,000 से कम करना चाहे तो उस पर कोई बात पुरस नहीं, लेकिन अब उस $5,000 से ऊपर हम नहीं कर सकते, चूंकि एक लिहाज से उस डिस्कशन में 2015 में $5,000 की लिमिट जो है वो आइडेंटिफाई कर दी गई थी। ये स्टैंडर्ड में नहीं है, ये बेसिस ऑफ कंक्लूजन के अंदर है। तो जनाब लो वैल्यू एसेट फिर कौन से हुए, यहां पर हमें उसने एग्जांपल दिया। उसने कहा एक कंपनी थी वो लीज करने लगी, तो वो अपनी लैंड और बिल्डिंग लीज कर रही है, वो अपना ऑफिस का फर्नीचर लीज कर रही है, वो कुछ गाड़ियां लीज कर रही है, तो बता, और वो कुछ ट्रक्स भी लीज कर रही है, और वो कुछ IT का इक्विपमेंट लीज कर रहा है। अब आप ये बताएं कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो आप
लो वैल्यू में लेके जा सकते हैं। जाहिर सी बात है ऑफिस की बिल्डिंग नहीं आएगी, ऑफिस का फर्नीचर आ सकता है तावक्ते के वो बहुत हैवी वैल्यू का ना हो। हमने जिस तरह 5,000 की उसने बात कही तो हम ऑफिस के फर्नीचर को देखेंगे कि उसकी कीमत क्या है। अगर तो ऑफिस का फर्नीचर लो वैल्यू आइटम्स में या $5,000 से कम की चीज उसकी आती है नए के हिसाब से तो हम उसको लेके आ सकते हैं। गाड़ियां कतन नहीं आएंगी, मना कर दिया गया। ऐसे ही ट्रक्स और डिलीवरी वैन नहीं आएंगे, मना कर दिया गया। हाँ लैपटॉप्स आ सकते हैं, उसने कहा था आ सकते हैं। इसी बात को उसने कहा जनाब डिटरमिन दैट लीज ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड लैपटॉप, उसने कहा ये क्वालिफाई करके चलते हैं। जबकि जो बाकी हमारे एसेट्स हैं जिसमें मैंने क्रॉस लगाया ये लो वैल्यू में नहीं आएंगे। ये लो वैल्यू के बजाय इनको हमें कहां पे लेके चलना है, इनको हमें नॉर्मल लीज में लेके जाना है। यहां पर जब हम लो वैल्यू ऑफ लीज एसेट्स की बात करके चल रहे हैं तो ये बात क्लियर कर लें, यहां पर ऐसी कोई शर्त नहीं है कि एट द एंड ऑफ द लीज वो एसेट आपको ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। जबकि जिस वक्त हम 12 मंथ्स की बात कर रहे थे तो हमने उस चीज को एक्सक्लूड कर दिया था जो कि हमें बेशक 12 मंथ से लेस का हो लेकिन वो एसेट हमें ट्रांसफर हो रहा हो। सो दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द लेसी। मैंने इनिशियल की बात कही है, मैंने अभी सब्सिक्वेंट की बात नहीं कही। लेसी पहले दिन अपनी किताबों में कैसे अकाउंटिंग करेगा, लेसी पहले दिन कमेंसमेंट ऑफ लीज के दिन एक तरफ राइट ऑफ यूज बुक करेगा और एक तरफ लीज लायबिलिटी बुक करेगा। राइट ऑफ यूज के 4 कंपोनेंट हैं, लीज लायबिलिटी का एक कंपोनेंट है। ये इनिशियल की बात कर रहा हूं, मैं सब्सिक्वेंट की बात नहीं कर रहा, मैं इनिशियल की बात कर रहा हूं। और फिर हमने कहा कि उसकी अकाउंटिंग का तरीकाकार जो है अभी हम आगे जाकर देखेंगे, सिर्फ अभी हम एसेट और अपनी लायबिलिटी बुक कर रहे हैं। फिर मैंने आपसे बात करते हुए बताया कि उसको एक्सेप्शन अवेलेबल है, उस एक्सेप्शन में वो कोई एसेट बुक नहीं करेगा, कोई लायबिलिटी बुक नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी किताबों में लीज का रेंटल बुक करेगा। और वो एक्सेप्शन है अगर शॉर्ट टर्म लीज है। शॉर्ट टर्म लीज वो थी जो 12 या 12 महीनों से कम की थी। यहां पर अमाउंट या वैल्यू का कोई तस्वर नहीं है, लेकिन एक बात का तस्वुर है वो ये कि ये एसेट अगर आपको शॉर्ट टर्म होने के बावजूद भी मिल जाएगा, आपका टाइटल मिल जाएगा या आपके पास बार्गेन परचेज ऑप्शन होगी तो ये शॉर्ट टर्म लीज में नहीं आएगा। आपके पास ऑप्शन है, दोनों जगहों पे आपके पास ऑप्शन है, आप लो वैल्यू के अंदर भी और शॉर्ट टर्म में भी। आपका दिल करे तो आए, दिल करे तो आप अपने नॉर्मल मेथड में रहें। अगर आप शॉर्ट टर्म लीज को ऑप्ट करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि होल क्लास के ऊपर आपने ये ट्रांजैक्शन लगानी है, इंडिविजुअल आइटम पे नहीं लगानी। लो वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एसेट्स जो कि लो वैल्यू के हैं और चाहे वो 12 महीनों से जायद के ही क्यों ना हो, उनको आप अपने शॉर्ट टर्म अपने लो वैल्यू एसेट की एग्जम्पशन अवेल कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि वो एसेट्स जो हैं उनकी नई की कीमत आपने देखनी है। एक आपको जस्ट थंब रूल गाइडलाइन दे दी गई है $5,000 की, इससे बढ़ नहीं सकते, इससे कम हो सकते हैं कंपनी पॉलिसी या किसी भी कंट्री के रेगुलेशन के मुताबिक। और यहां पर यह भी इजाजत है कि आप लीज टू लीज, आइटम टू आइटम डिसीजन कर सकते हैं कि मैंने इसको लो वैल्यू में लेके जाना है कि नहीं। हालांकि शॉर्ट टर्म लीज में ये क्लास ऑफ द एसेट के ऊपर डिस्टिंक्शन है और आपको कतई ऐसी बंदिश नहीं है कि अगर आपकी शॉर्ट टर्म लीज 3 साल बाद मोबाइल मुझे मिल जाएगा तो मैं इसको नहीं लेके जा सकता, मैं फिर भी इसको लॉन्ग टर्म में लेके जा सकता हूं। लेकिन सिर्फ एक बंदिश है यहां पर, अगर आपने लो वैल्यू एसेट्स अपने लीज पे लिए हैं और उन एसेट्स को आप अगर सब लीज करते हैं तो फिर आप ये लो वैल्यू एसेट की बेस के ऊपर सिंप्लीफाइड अप्रोच में नहीं जा सकते। तो जनाब आज का लेक्चर यहां पे कंक्लूड करते हैं। ये लेक्चर आपको अपलोड भी हो जाएगा क्योंकि हम यहां पर अपनी अकाउंटिंग की ये मेजर डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि सब्सिक्वेंट जो हमारे पास इसकी मेजरमेंट उसको भी लेके चले। लीज नहायत आसान है, अगर मैंने जिस तरह पढ़ाई है वैसे आपने समझी है और जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपने जाके इसकी प्रैक्टिस की है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।